Good evening to all students. Students, so far we have already discussed two papers in class and I hope you have understood them very well. Many of your doubts and questions have been cleared. Today we are going to discuss the third paper in class. Focus on screen. सभी बच्चे स्क्रीन पे फोकस करेंगे। यहाँ पे जो तीसरा पेपर है बेटा वो दिया गया है और उसके अगेंस्ट आप नीचे देखेंगे तो एक सॉल्व्ड पेपर की आंसर शीट जो है वो भी दी गई है। क्वेश्चन पेपर के ऊपर जनरल इंस्ट्रक्शन रहने वाली हैं। मैंने आपको पहले भी दो पेपरों में बताया, अगर किसी बच्चे को अभी भी डाउट है तो मैं यहाँ पे साथ साथ में क्लियर कर रहा हूँ। आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड रहेगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। सेक्शन ए में 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस 1 वर्ड आंसर, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। आपको हर एक तरीके से तैयार रहना है। 10 नंबर के ये टोटल सेक्शन रहेगा। उसके बाद सेक्शन बी में 9 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 18 मार्क्स का ये सेक्शन रहने वाला है। ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप में पूछे जाएंगे, तो ये भी टू द पॉइंट लिखने हैं, आपको ज़्यादा लंबे नहीं लिखने होते। ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 वर्ड का आपको आंसर लिखना होता है, और अगर आप थोड़ा और भी बढ़ा लेते हो तो 45 टू 50 वर्ड से तो मतलब ही नहीं आगे जाने का। फिर उसके बाद सेक्शन सी शुरू होगा। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स, 7 क्वेश्चन, हर मार्क्स का वेटेज 4 नंबर, शॉर्ट आंसर टाइप में आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सवाल जो हैं ये आपने कोशिश करनी है ज़्यादातर पॉइंट्स में लिखने की। इनको थोड़ी सी लेंथ देनी है, पर इतनी भी ज़्यादा नहीं देनी है कि फिर आपका टाइम बड़ा यहाँ पे कंज्यूम हो जाए। तो जहाँ पे सेक्शन सी में इंस्ट्रक्शन में आपको बताया गया है कि इसका लेंथ जो है वो 100 टू 150 वर्ड्स तक रहने वाला है। तो आप अगर पॉइंट्स में लिखते हो तो फिर पॉइंट्स उतनी जगह को घेर लेते हैं, तो वो आप 120 या 130, 140 वर्ड्स भी लिखेंगे तो वो 150 के करीब कंसीडर हो जाता है। जब हम इस सेक्शन को पेपर में करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो टोटल मिला के 28 मार्क्स का ये सेक्शन रहने वाला है। उसके बाद सेक्शन डी, जिसमें एक सवाल पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ऊपर पैसेज दिया होता है और फिर उसी से जुड़े हुए 3 सवाल जो हैं वो नीचे पूछे हुए होते हैं, 2-2 नंबर के। तो टोटल मिला के ये 6 नंबर का सवाल जो है बन जाता है। तो जब हम पैसेज करेंगे आज के पेपर में तो वहां पे और क्लियर हो जाएगा आपको। देन सेक्शन ई, जिसमें प्योर लॉन्ग आंसर टाइप पूछे जाते हैं। पूरे फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती है, इंट्रोडक्शन, बॉडी पोर्शन और कंक्लूजन के साथ इन सवालों को लिखना होता है, तभी पूरे नंबर मिलते हैं। अच्छी खासी लेंथ देनी पड़ती है। तो लगभग 200 वर्ड्स के करीब करीब आपका आंसर होना चाहिए। 6 नंबर के 3 सवाल को अगर मिलाएं तो 18 मार्क्स, 18 नंबर बन जाएंगे। अब सारे सेक्शंस के नंबर को अगर हम प्लस करें तो सेक्शन ए 10 मार्क्स, सेक्शन बी 18 मार्क्स, 28 हो गए। सेक्शन सी 28 मार्क्स, 56 हो गए। सेक्शन डी 6 मार्क्स, 62 हो गए। और सेक्शन ई 18 मार्क्स। तो टोटल मिला के 80 नंबर बन गए। तो ये देखो राइट साइड पे 80 mm लिखा हुआ है, 80 मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 80 रहेंगे। तो इस प्रकार जो पैटर्न है वो बन जाएगा आपका। अब पैटर्न क्लियर हो गया है। चलिए इस पेपर का सेक्शन ए जो है हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो एमसीक्यूज की फॉर्म में है। यहाँ पे पहला एमसीक्यू जो पूछा गया है वो पूछा है
टर्म बाई कैमरल लेजिस्लेचर रेफर्स टू। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या होती है? बाई कैमरल, बाई का मतलब दो और कैमरल का मतलब हाउस, तो दो हाउस वाली लेजिस्लेचर को हम क्या कहेंगे? बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो राइट आंसर इज ए। सेकंड एमसीक्यू पूछा है, हु इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो फंडामेंटल राइट का रक्षक कौन है? अगर आपको कोई इंजॉय नहीं करने दे रहा फंडामेंटल राइट, तो उसकी कौन रक्षा करेगा? तो ये संविधान ने इसके लिए जो पावर दी है वो किसको दी है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इज द राइट आंसर। थर्ड एमसीक्यू, इंडियन पार्लियामेंट जो है वो किसका बना हुआ है? तो भारत का पार्लियामेंट में दो हाउस हैं, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, और इनके साथ राष्ट्रपति जुड़ता है ताकि सभी लॉज जो है वो पास हो सकें। तो राष्ट्रपति और दोनों हाउस, राज्यसभा और लोकसभा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा? तो लोकसभा की कुल कितनी स्ट्रेंथ है? तो लोकसभा की कुल स्ट्रेंथ है 552। इसमें 530 सभी स्टेटें जो हैं भारत की वहाँ से इलेक्ट होके आते हैं, 20 जो हैं वो यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट होके आते हैं, और दो जो हैं वो रिजर्व्ड रहते हैं, नॉमिनेटेड रहते हैं वो लोग। तो टोटल मिला के क्या है वो 552 मेंबर्स। नेक्स्ट उसके बाद कोरम क्या होता है? तो कोरम मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड फॉर प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी क्लास लगी है, तो जब आपकी क्लास लगती है तो 50 बच्चों में लगभग 45, 46, 47 बच्चे आते हैं तो क्लास पढ़ाई जाती है, टीचर आगे चलता है। मान लो किसी दिन बड़ी बारिश हो रही है या पहुंचना मुश्किल है, तो बड़े ही कम बच्चे आते हैं, मान लो 3 या 4 बच्चे आते हैं। तो ऐसे में टीचर ये सोचता है कि अगर मैं इन 3-4 को पढ़ाऊंगा तो बाकी वालों का नुकसान हो जाएगा, तो इससे अच्छा मैं इनको आज रिवाइज करवा लेता हूँ, तो जब यह सारे इकट्ठे होंगे तो पढ़ाऊंगा। तो कम से कम एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट करता है कि चलो अगर 15 बच्चे भी क्लास में आए होंगे ना, तो मैं बच्चों को पढ़ा दूंगा। तो 15 बच्चे क्या हैं? मिनिमम स्ट्रेंथ है क्लास में आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे ही जो पार्लियामेंट का हाउस है, अगर हम देखें कि कम से कम कितने बंदे हों तो हाउस की मीटिंग को आगे बढ़ाना चाहिए, तो उसे कोरम कहेंगे। तो आंसर क्या है यहाँ पे? ए आंसर, ये वाला। मिनिमम नंबर आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग इन द हाउस ऑफ द हाउस। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? जैसे नेशनल गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, वो उसे अपॉइंट करता है। ठीक उसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति जो है वो गवर्नर के द्वारा की जाती है। तो गवर्नर इज द राइट आंसर। 7th, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हैं वो संविधान के किस पार्ट में दिए गए हैं? तो वो 4th पार्ट में दिए गए हैं, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा राइट जो है फंडामेंटल नहीं है? हमारे संविधान में अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है। तो राइट टू इक्वालिटी भी फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच भी फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी का भी फंडामेंटल राइट हुआ करता था, अब इसको वहाँ से डिलीट कर दिया गया है। तो राइट टू प्रॉपर्टी इज द राइट आंसर। 9th, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कैन बी इम्पीच्ड, उसके अगेंस्ट भी इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। ये भारत के संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? तो भारत के संविधान में आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है। लास्ट, वाइस प्रेसिडेंट जो है उसे कौन इलेक्ट करता है? तो उसे हम लोग नहीं करते, आम जनता फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड से नहीं करते, बल्कि उसे इलेक्ट करते हैं कौन? उसे इलेक्ट करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। तो नेक्स्ट सेक्शन डी सेक्शन है। डी सेक्शन क्वेश्चन नंबर 18 जो होगा वो डी सेक्शन का क्वेश्चन होगा। डी सेक्शन का
क्वेश्चन जो है वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन रहता है। तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आके कंफ्यूज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब आप क्लास में पढ़ते हो तो कई बार आपका ध्यान नहीं होता पढ़ने की तरफ, उस वजह से भी आपका ये क्वेश्चन अच्छा नहीं हो सकता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास किसी को भी मिस करते हैं और उस दिन जो पढ़ाया जाता है उसी में से पैसेज आता है, तो उनको फिर भी नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। तो फिर क्या है कि इसको कैसे किया जाए? तो इसको दो तरीके हैं करने के। अगर आपको उसकी अच्छी खासी नॉलेज है उस चैप्टर की, उस टॉपिक की, और आप लिखने का आर्ट जानते हो, तब तो आप बड़े अच्छे से कर लोगे। और अगर आपसे छूटा है, आपको नॉलेज नहीं है, तो फिर आप पैसेज में से क्वेश्चन निकालने की जो उसका आंसर होगा वो ढूंढने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पे ये पैसेज दिया है, जैसे ये यहाँ पे पैसेज दिया है, रीड द पैसेज। तो आप पहले तो पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ लें, पढ़ने से भी आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। जैसे मैं एक बार यहाँ से पढ़ रहा हूँ, लोकल गवर्नमेंट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। इट इज़ द क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू द पीपल एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग देयर डे टू डे needs and concern. In India, local government is enshrined in constitution as three-tier system comprising of Gram Panchayat at village level, Panchayat Samiti at the block level and Zilla Parishad at district level. These bodies are entrusted with the various functions including the provision of basic services such as water supply, sanitation, health and education, as well as the implementation of rural development programs. और नीचे सवाल पूछा है कि सिग्निफिकेंस क्या होता है लोकल गवर्नमेंट का डेमोक्रेटिक सिस्टम में। तो आप शुरू से ही देखो, उसने लिखा हुआ है लोकल गवर्नमेंट प्लेज क्रूशियल रोल इन फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। क्यों? इट इज़ द क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू द पीपल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग देयर डे टू डे नीड्स एंड कंसर्न। तो अगर आप ये लिख के आ जाते हैं तो आपके ये सवाल का आंसर ठीक हो जाएगा। इसके बाद दूसरा पार्ट इसने पूछा हुआ है कि किस प्रकार थ्री टायर सिस्टम जो है लोकल गवर्नमेंट का, वो ग्रास रूट लेवल तक सरकार की सेवा को पहुंचा रहा है। तो थ्री टायर कैसे पहुंचा रहा है? ये तो जनरल थोड़ा सेंस का भी क्वेश्चन है, ठीक है। थ्री टायर सिस्टम में हम देखते हैं कि पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज हो गई है, पावर बट रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। और जब पावर ऊपर से नीचे आती है, ठीक है ना, जिला परिषद से ब्लॉक समिति से ग्राम सभा, मतलब गांव के लेवल पे, तो गांव के लोग तो हमें जानते हैं अच्छे तरीके से, गांव के पंच और सरपंच तो जानते हैं हमें अच्छे तरीके से, तो उनको हमारी प्रॉब्लम्स आसानी से समझ में आएंगी, हम उनसे बात करेंगे और वो हमारी प्रॉब्लम्स को रूट लेवल पे आके सॉल्व करेंगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन पहला यहाँ पे बन जाएगा। फिर इसके साथ साथ लोकल पार्टिसिपेशन, ठीक है, लोकल पार्टिसिपेशन भी इसी से पॉसिबल होता है, क्योंकि अगर हम पावर को ऊपर ही रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर तक ही रखेंगे या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक रखेंगे, तो लोकल पार्टिसिपेशन थोड़ी हुआ। देखो जो गांव के लोग होंगे वही पार्टिसिपेट करेंगे, तो डेमोक्रेसी का भी मतलब बनता है। रियल डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है कि डेमोक्रेट्स लोग अपने तरीके से चलाएं, अपने काम करें, अपने डिसीजन लें। तो लोकल पार्टिसिपेशन भी इससे पॉसिबल होती है थ्री टायर से। एंड एड्रेसिंग द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ डाइवर्स कम्युनिटीज़, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें डाइवर्स कम्युनिटीज़ जो हैं वो अपनी खास नीड्स को समक्ष रख पाती हैं और फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग फिर गांव में या लोकल लेवल पे ये जो सरकारें हैं ये काम करती हैं और ग्रास रूट लेवल तक लोगों को सरकार की सेवा जो है वो मिल पाती है। लास्ट क्वेश्चन पूछा उसने, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट के फंक्शन जो हैं ये अगर आप पैराग्राफ की लास्ट की 3 लाइनें देखें तो इसमें लिखा हुआ आंसर, दीज बॉडीज आर एंट्रस्टेड विद
various functions including the provision of basic services such as water supply, sanitation, health and education as well as implementation of rural development programs। ये वो सारे काम लिख दिए, फंक्शन लिख दिए। तो अगर आप पैराग्राफ में से ही आंसर निकाल लेते हैं तो भी आपको 4.5 या 5 नंबर मिल सकते हैं। थोड़ा सा लिखना आना चाहिए आपको, और अगर आप अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया हुआ है, अपने से लिखना जानते हैं, तो फिर आप इसमें से 6 नंबर भी ले लेंगे। इसके बाद सेक्शन बी पे चलते हैं, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे। तो ये बड़ी बार आपने इनके आंसर लिखे भी हुए हैं क्लास में। एक बार मैं पढ़ रहा हूँ इनको। जैसे यहाँ पे 2 नंबर का सवाल पूछा गया है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, आपको नीड एंड इम्पॉर्टेंस नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको छोटा सा मीनिंग लिखना है, और अगर मीनिंग नहीं आता तो फीचर्स को मिला के लिख लो। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें, जैसा कि हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सेट ऑफ रूल, बेसिक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस का बना होता है, और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पे देश में सरकार बनती है और देश में सरकार देश को चलाती है, जिसमें सरकार के डिफरेंट ऑर्गन्स को कौन कौन सी पावर दी गई है वो सब बताया गया होता है। इसके साथ साथ नागरिकों के पास कौन कौन से अधिकार हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, ये बताया होता है। एक संविधान जो है वो अपने देश का सुप्रीम लॉ होता है, सबसे बड़ा लॉ वही होता है, उससे बड़ा कोई भी लॉ नहीं होता। तो ये लिख के आ जाओ, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होता है। तो पार्लियामेंट सुप्रीम लेजिस्लेचर होती है किसी भी कंट्री की। तो सुप्रीम से छोटी भी कोई होती है, बिल्कुल होती है। जैसे अपने देश की बात करें तो हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स हैं, तो स्टेट्स में भी लेजिस्लेचर होती है जिसको स्टेट लेजिस्लेचर कहा जाता है। तो उस स्टेट से रिलेटेड जो लॉज होंगे वो उस स्टेट में बनेंगे, वो स्टेट लेजिस्लेचर ही बनाएगी। पर ऐसे लॉज जो पूरे भारत के लिए बनेंगे वो पार्लियामेंट बनाएगा। तो पार्लियामेंट जो है वो यूनियन लेजिस्लेचर कह सकते हो, सुप्रीम लेजिस्लेचर कह सकते हो, सेंट्रल लेजिस्लेचर कह सकते हो, जहाँ पे पूरे देश के लिए लॉज बनते हैं, प्रोग्राम्स बनते हैं, पॉलिसीज बनती हैं। उसके बाद आप बीच में ऐड कर सकते हो कि जो पार्लियामेंट होता है वो यूनिकैमरल भी हो सकता है, बाईकैमरल भी हो सकता है। यूनिकैमरल मतलब एक ही हाउस वाला पार्लियामेंट हो सकता है, और बाईकैमरल मतलब 2 हाउसेज वाला भी पार्लियामेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, जिसमें 2 हाउस रहते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस बोले तो राज्यसभा, लोअर हाउस बोले तो लोकसभा। और इनके साथ राष्ट्रपति जुड़ता है। जो ये दोनों हाउसेज लॉज लाते हैं, फिर उसके बाद प्रोग्राम पॉलिसीज लाते हैं, उनको पास होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो पास कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो पार्लियामेंट जो है वो हाउसेज के साथ और हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, यानी राष्ट्रपति, भारत, ये मैं भारत की बात कर रहा हूँ, उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इतना मटेरियल काफ़ी है, अगर आप लिख के आते हो तो 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। यहाँ पे भी आप देखो तो ये भी मीनिंग ही पूछ रहा है आपको, सिटीजनशिप का मीनिंग क्या है, जो आप बड़ी आसानी से लिख लेंगे यहाँ पे। तो सिटीजनशिप जो है बेसिकली एक स्टेटस है कि मैं भाई यहाँ पे ये जो देश है, इस देश का मेंबर हूँ मैं। एंटाइटलिंग इंडिविजुअल, ये वहाँ के जो लोग होंगे उन्हीं को ये स्टेटस मिलता है, और वहीं लोग जो वहाँ के होते हैं जिनको ये स्टेटस मिलता है, वही उस देश से मिलने वाले जो राइट होते हैं उन्हें एंजॉय कर पाते हैं, और उनकी उस देश के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सिटीजनशिप
की बात करें तो इसके साथ कुछ क्वालिटीज़ जो हैं वो जुड़ती हैं, जैसे लॉयल्टी, जो आदमी को सिटीजनशिप मिलती है वो उस लैंड का लॉयल भी होता है। उसके बाद वो वहाँ की जो सिविक ड्यूटीज़ होती है उनमें भी पार्टिसिपेट करता है। एंजॉइंग प्रोटेक्ट, और उसको वहाँ की जो सरकार होगी या वहाँ का जो सिस्टम होगा वो उसे प्रोटेक्शन देगा। उसी के पास राइट होगा वहाँ की सरकार भी चुनने का, यानी राइट टू वोट भी उसके पास होगा। तो ये लिखोगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी का क्या मतलब है? जेंडर इक्वालिटी का मतलब है कि सबको बराबर बराबर अधिकार हो, सबकी बराबर बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सबको बराबर बराबर अपॉर्चुनिटीज़, अवसर मिले, फिर चाहे वो किसी भी जेंडर से बिलोंग करता है, वो महिला है या पुरुष है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव, किसी के साथ भी किसी प्रकार का कोई बायसनेस नहीं होता है। मतलब जैसे माता पिता के लिए तो बेटा बेटी एक समान होते हैं, है ना? तो ठीक उसी प्रकार अगर किसी देश में सभी महिलाओं को, सभी पुरुषों को एक समान समझा जाता है तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या है? जेंडर इक्वालिटी है। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं सरकार करती उनके साथ। जब भी डिसीजन लिया जाता है वहाँ पे सबकी सहमति जो है उससे डिसीजन लिया जाता है, फिर चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशनल सेक्टर में या फिर जॉब सेक्टर में, नौकरियों में, काम में, एम्प्लॉयमेंट में। तो ये लिख के आ जाओ, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। 6 क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या है? तो अब ये वाला पॉइंट जब आप सवाल देखोगे ना तब आपको बड़ा कुछ याद आएगा। आप बोलोगे सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन भी है, सुप्रीम कोर्ट के पावर्स भी हैं, फंक्शंस भी हैं, ज्यूरिस्डिक्शन भी हैं, फिर हम यहाँ पे क्या क्या लिखें। तो आपको ये 2 नंबर का सवाल पूछा है, तो आप इंपॉर्टेंस अगर आपको लिखनी होगी तो इंपॉर्टेंस का मतलब होता है जो वो काम करता है वही तो उसका इंपॉर्टेंस है। तो आप जो सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस हैं आप वहां से ये सवाल उठाओगे, पर वो भी तो बड़े सारे हैं, तो आप बड़े सारे नहीं लिख सकते। 2 नंबर का सवाल है तो आप थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट लिख के ऊपर से बाकी पॉइंट्स जो होंगे आपके पास पावर और फंक्शंस के वो लिख के, तो आप कामा कामा डाल के इसको आगे बढ़ाओ, तो ये आपका 2 नंबर का पैराग्राफ बन जाएगा। लिख लोगे ये क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, माइनॉरिटी राइट्स। माइनॉरिटी राइट्स मतलब अल्पसंख्यकों के अधिकार। तो माइनॉरिटी राइट्स जो हैं वो हमारे संविधान में दिए जाते हैं। किनको दिए जाते हैं? उन लोगों को जो कम संख्या में, जिनका ग्रुप जो है वो छोटा है, जो कम संख्या में रहते हैं, न्यूमेरिकली स्मॉलर हैं, जो न्यूमेरिकली मतलब जो गिनती में कम लोग हैं, उनके ग्रुप को ये अधिकार दिए जाते हैं, या फिर उनको दिए जाते हैं जो डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस हैं समाज में, जो बड़े डिसएडवांटेज्ड हैं, उनको ये राइट्स दिए जाते हैं। ये मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है। दीज राइट्स एम, इनका लक्ष्य क्या होता है? टू इंश्योर देयर इक्वल ट्रीटमेंट, कि लोग जो हैं वो उनके साथ बराबर का ट्रीटमेंट हो, सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन में। तो अगर कोई अल्पसंख्यक होगा, गिनती में कम होगा, वो तो कहीं कंसीडर नहीं होगा, पर अगर हम उसे कोई अधिकार दे देंगे इस तरीके का कि भाई तेरा भी रिप्रेजेंटेटिव लेंगे ताकि तेरा भी रिप्रेजेंटेशन हो सके, तो इस तरीके से उसको भी अवसर मिल जाएगा इस अधिकार से। और इस प्रकार जो अल्पसंख्यक होते हैं वो भी अपनी आवाज को रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन जस्टिस। तो जस्टिस क्या होता है? यहां पे भी मीनिंग पूछा है, यहां पे भी मीनिंग पूछा है। राइटनेस, फेयरनेस एंड इक्वालिटी इन द एप्लीकेशन ऑफ लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स। तो ये भी आपके पास काफी मटेरियल, जस्टिस तो 2 चैप्टरों में पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज नेशनलिज्म। देखो यहां भी मीनिंग पूछ रहा है। तो नेशनलिज्म जो है ये एक बिलीफ है या फिर एक आइडियोलॉजी है दैट एम्फेसाइज द इंटरेस्ट, कल्चर एंड
identity of a particular nation or states. It often includes a sense of pride and loyalty to one's nation. Sometimes advocating for its independence, unity और supremacy. तो ये लिख के आ जाओ, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे इसके। फिर यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये नहीं करना है, वही आंसर लिख दो इसका। नेक्स्ट सेक्शन सी पे चलते हैं। सेक्शन सी में मैंने आपको बताया कि शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं। 7 क्वेश्चन जो हैं वो 4-4 नंबर के 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 28 नंबर का ये सेक्शन रहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, सबसे ज़्यादा मार्क्स का सेक्शन यही रहता है। यहाँ पे लिखने के लिए थोड़ा आर्ट चाहिए। यहाँ पे ज़्यादातर सवालों को आपने कोशिश करनी है पॉइंट्स में लिखने की। थोड़ा सा ऊपर से हेडिंग जो बनता है वो दे दो, यानी थोड़ा सा मीनिंग बताओ, और फिर उसके बाद ज़्यादातर आंसर जो है वो पॉइंट्स में लिखो। और अगर फिर कोई बनता ही नहीं है पॉइंट्स में तो फिर उसको पैराग्राफ दो, पर पैराग्राफ जो है वो एटलीस्ट आपका 130, 120, 150 वर्ड्स तक जाना चाहिए। और अगर आप पॉइंट्स लिखते हो तो फिर आप वर्ड्स कम भी लिखते हो, पर पॉइंट्स उतनी जगह को घेर लेते हैं। एनीवे, यहाँ पे सवाल पूछा है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी इन डेमोक्रेसी। तो ये आपके पास काफ़ी लंबा सवाल है, इसको आप लिख लोगे। यहाँ पे देखो पॉइंट्स लिखे हैं, पॉइंट से थोड़ा क्लियर कर लो। सवाल है जुडिशरी का क्या रोल है। भाई जुडिशरी लॉज को इंटरप्रेट करती है, व्याख्या करती है, समझाती है कि ये लॉज क्या कहता है। अगर वो फायदे का लॉ है, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, तो जुडिशरी भी ये भी बताती है कि इसको मान लो। और अगर वो लोग फिर भी नहीं मान रहे है, वो संविधान में दिए हुए प्रोविज़न के अकॉर्डिंग फिर भी लोग नहीं मान रहे, तो जुडिशरी पनिश भी करती है। चेक ऑन जुडिशरी जो है वो एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर पे चेक भी रखती है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है ना, उसका इंडिपेंडेंस है, संविधान में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिखा है। तो वो लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव के जो काम हैं उनको चेक करती है कि क्या उनका जो काम है वो संविधान में दिए हुए जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जो प्रोविजंस हैं, उनके अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो जुडिशरी उसे नल और वॉइड भी कर देती है, यानी फिर लोगों को मानने की ज़रूरत नहीं है, एग्जेक्टिव के उस काम को या लेजिस्लेचर के बनाए हुए उस लॉ को मानने की ज़रूरत नहीं है। जुडिशरी उसे नल और वॉइड कर देगी, और अगर वो प्रोविज़न के अकॉर्डिंग है तो फिर जुडिशरी कहती है कि भाई मानो इसको। तो इस प्रकार जुडिशरी जो है वो अपनी लिमिट के बाहर नहीं जाने देती, ना लेजिस्लेचर को ना एग्जेक्टिव को। उसके बाद प्रोटेक्टिंग राइट्स, नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट हैं जुडिशरी उनकी भी रक्षा करती है। अगर किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स को नुकसान हो रहा है तो जुडिशरी के पास तरह तरह के तरीके हैं, आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, जिसके अंदर जुडिशरी तरह तरह की रिट्स जारी करती है, हैबस कार्पस, क्यू वारंटो, सर्टिओरेरी, तो ऐसी रिट्स जारी करती है और नागरिक के अधिकार वापस दिलाती है उसे। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी बड़े सारे डिस्प्यूट्स जब जुडिशरी के सामने आते हैं तो जुडिशरी उनका हल भी करती है। दो बंदों के बीच का डिस्प्यूट है, कोई पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन का है डिस्प्यूट, तो वो भी हल करती है। फिर सरकारों के साथ डिस्प्यूट होता है तो वो भी जुडिशरी हल करती है। स्टेटों के साथ डिस्प्यूट होता है, या स्टेटों का सेंटर के साथ डिस्प्यूट होता है, जुडिशरी वो भी हल करती है। तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना भी जुडिशरी का काम है। अपहोल्डिंग रूल ऑफ लॉ, देश में कानून का शासन रहे, इसको देखना और बनाए रखना ये जुडिशरी का काम है। फिर गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रक्षा करना। ऐसे तो जो पावर में होगा वो संविधान को वायोलेट करने में पीछे नहीं हटेगा, पर ये जुडिशरी है जो करने नहीं देती। तो जुडिशरी रक्षा करती है संविधान की कि कहीं संविधान को किसी प्रकार से
हानि ना हो जाए, नष्ट ना कर दिया जाए संविधान। और वो कैसे किया जाएगा? उसमें लिखे जो प्रोविज़न है उनको बाईपास करके, और वही जुडिशरी नहीं करने देती। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो सिग्निफिकेंस क्या है डायरेक्टिव, ये देखो यहाँ पे लिखा तो है, सवाल अच्छा लिखा है, पर थोड़ा सा बता देते कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो सिग्निफिकेंस गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली। सरकार, देखो सरकार भी कोई पता थोड़ी होता है सरकार को कि हमें ये काम करना है, ये काम करना है तो कैसे करना है, तो उसे भी कुछ गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जो एग्जीक्यूटिव है, दफ्तरों में एक ऑफिसर बैठा है, तो उसे कहाँ कैसे पता चलता है कि मेरा क्या काम है, ये काम आ गया, अब इसको करना कैसे है, तो उसकी हेल्प करता है कौन? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो बताते हैं कि ये भाई स्टेट पॉलिसी की लिस्ट में है, तो इस काम को आपने करना है और कैसे करना है, इस प्रकार करना है। फिर उसके बाद सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो समाज में आता है जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पूरे तरीके से काम करते हैं, जब ये अमल में आते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं, तो ही समाज में पूरे तरीके से सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस आता है। वेलफेयर स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मुख्य एम ही क्या है कि सबका भला हो। जब सबका भला होता है तो एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण होता है। हार्मोनाइजिंग राइट्स, ठीक है, अधिकारों को हार्मोनाइज करना, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कर पाते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जब इम्प्लीमेंट होते हैं तो राइट्स जो हैं वो हार्मोनाइज होते हैं। दे हेल्प इन हार्मोनाइजिंग फंडामेंटल राइट्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इंश्योर दैट पॉलिसीज स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स एंड कलेक्टिव गुड। और अगर ये नहीं होंगे तो फंडामेंटल राइट अधूरे होंगे, फिर वो आपकी पूरी हेल्प नहीं कर पाएंगे। मतलब कि आपको पूरे अधिकार चाहिए, आपको वो अधिकार भी चाहिए जो आपको ड्यूटी है स्टेट की, पर आपको वो अधिकार भी चाहिए जो स्टेट की ड्यूटी तो नहीं है पर फिर भी आपको चाहिए। जैसे आपको खाना खाना है तो ये आपका अधिकार है, आप घर में पापा को बोलोगे खाना खिलाओ, पर फिर आपको कभी कभी लगता है नहीं हमें बाहर से खाना खाना है या कोई बाहर की चीज़ खानी है, चॉकलेट खाना है, तो उसके लिए पापा को मजबूर नहीं कर सकते, ठीक है, पर फिर भी पापा आपको खिला देंगे, ठीक है। तो आपको दोनों प्रकार के अधिकारों की ज़रूरत है। तो ये एक हार्मोनाइज करते हैं किसको? राइट्स को। फिर उसके बाद नॉन जस्टिसिएबल बट इन्फ्लुएंशियल, ये कैरेक्टरिस्टिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का। ये है तो नॉन जस्टिसिएबल, नहीं मिलेंगे तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, आप अगर ये अधिकार नहीं मिलते तो आप सरकार के खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकते, पर फिर भी इन्फ्लुएंशियल हैं, प्रभावशाली हैं। उसके बाद इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान का अटूट अंग है। सरकारें चाह के भी इसको अलग नहीं कर सकती, क्योंकि हमें सारे ही अधिकार चाहिए। फंडामेंटल राइट तो हमारे मौलिक अधिकार हैं जो तो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, पर हमें सर्वाइव थोड़ी करना है, हमें अच्छा जीवन चाहिए। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि इनको संविधान का संरक्षण मिले, संविधान की प्रोटेक्शन मिले। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर सोशल जस्टिस, क्वेश्चन नंबर 13। तो सोशल जस्टिस बहुत बार पढ़ा है आपने। अब सवाल यहाँ पे पूछा गया है कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस। यहाँ पे आप दे सकते हो थोड़ा सा सोशल जस्टिस लिखो, फिर सोशल जस्टिस की जो इम्पोर्टेंस है वो लिखो, फीचर लिख सकते हो, फीचर लिखो। तो वो आप, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट पूछा है ना, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, सब कुछ लिख सकते हो सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ। पॉइंट्स में बनाओ इस क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पे बना दिया है। यहाँ पे कंसेप्ट का मीनिंग का मतलब खाली मीनिंग नहीं है, यहाँ पे आप पॉइंट्स में बनाओ उसको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रपति की कौन कौन सी पावर्स हैं? ऐसे तो बड़ी सारी पावर्स हैं, आप 4 नंबर के सवाल के तरीके से लिखना है। पहले तो ऊपर जो यहाँ पे भी मिसिंग है कि प्रेसिडेंट बताओ, प्रेसिडेंट का थोड़ा सा पोजीशन क्या होता है।
कि वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। उसके बाद आप पॉइंट्स लिखो जो पूछे हुए हैं। जैसे यहाँ पे पावर्स पूछी हैं तो पावर्स यहाँ पे लिखी गई हैं, कोलेक्ट यहाँ पे एग्जेक्टिव पावर्स उसकी कौन कौन सी हैं, फिर लेजिस्लेटिव पावर्स उसकी यानी लॉ से जुड़ी हुई पावर्स कौन सी हैं, जुडिशियल पावर्स उसके पास कौन सी हैं, मिलिट्री पावर कौन सी हैं, फाइनेंशियल पावर कौन सी हैं, डिप्लोमेटिक पावर कौन सी हैं। इमरजेंसी पावर नहीं लिखा, इमरजेंसी पावर ऐड करो इसमें, ठीक है। आपातकालीन जो पावर है राष्ट्रपति की वो भी ऐड करो तो आपको अच्छे नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इंक्लूजन ऑफ सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हमें किसी देश की नागरिकता चाहिए तो हमें कैसे मिल सकती है। बर्थ से मिल सकती है, अगर किसी बच्चे का जन्म उस देश में होता है तो वो देश वहाँ की नागरिकता दे सकता है। डिसेंट, अगर दोनों माता पिता में से कोई एक भी उस देश का है तो भी उस बच्चे को वहाँ की नागरिकता मिल सकती है। नेचुरलाइजेशन, इट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग फॉर सिटीजनशिप आफ्टर मीटिंग सर्टन रेजिडेंसी, ठीक है, कि अगर आप कुछ हद तक कुछ समय तक उस देश में रहते हो तो उन्होंने क्राइटेरिया रखा होता है कि भाई अगर आप 10 साल हमारे देश में रहते हो तो हम अपनी नागरिकता दे देंगे आपको। या फिर आप लैंग्वेज जानते हो उस देश की तो भी कुछ देशों ने ये क्राइटेरिया रखा होता है कि हम आपको अपने देश की नागरिकता दे देंगे। या फिर कोई दूसरा क्राइटेरिया, तो इसे बोलेंगे नेचुरलाइजेशन। फिर मैरिज, अगर कोई किसी दूसरे देश की लड़की या लड़के के साथ शादी करता है तो उन देशों ने क्राइटेरिया रखा होता है कि वो, सभी देशों ने नहीं, कुछ देशों ने रखा होता है, जिसने रखा होगा वो दे सकता है नागरिकता। इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास बड़े पैसे हैं और आप किसी देश की नागरिकता चाहते हो तो कुछ देशों ने ये क्राइटेरिया रखा होता है कि आप हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करो, निवेश करो, ताकि हमारे देश को भी फ़ायदा हो, तो हम आपको अपनी नागरिकता दे देंगे। फिर उसके बाद स्पेशल सर्कमस्टांसेस में भी नागरिकता दी जा सकती है, जैसे वार हो गई, लड़ाई हो गई तो लोग जो हैं वो विस्थापित हो गए, या फिर लैंडलेस, लोगों के पास लैंड है ही नहीं, इंडिजीनियस हैं वो, तो इंडिजीनियस कैटेगरी में भी किसी ना किसी को तो देनी पड़ेगी ना, नहीं तो वो जाएंगे कहाँ, तो नागरिकता मिल सकती है। देन क्वेश्चन नंबर 16, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ राइट्स, और बच्चे जो हैं वो राइट ही लिखेंगे। ध्यान में रहे, वेरियस टाइप ऑफ राइट लिखने से पहले थोड़ा राइट लिखो, ठीक है, कि राइट क्या होता है, फिर राइट कितने प्रकार का होता है, और फिर उनको डिस्कस करो। यहाँ पे सिर्फ प्रकार लिखे हैं, थोड़ा राइट नहीं बताया हुआ है, तो ये आप लिख लोगे। सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट, इकोनॉमिक राइट्स, कल्चरल राइट्स, एनवायरमेंटल राइट्स। लास्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, व्हाट डिमांड्स कैन ए नेशन मेक ऑन इट्स सिटीजन। एक देश जो है वो अपने नागरिकों से क्या डिमांड करता है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का क्वेश्चन है। एक देश चाहता है कि नागरिक अपने कर्तव्य पूरे करे, तो आप सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिख के आ जाओ, यहाँ पे पूरा नोट लिख के आ जाओ फंडामेंटल ड्यूटी। पहले तो बताओ फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, और फिर वो 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो यहाँ पे डाल दो। फिर उसके बाद सेक्शन ई लॉन्ग आंसर की रहने वाली है, जिसमें मैंने आपको बताया प्योर लॉन्ग आंसर पूछे जाएंगे विद अल्टरनेटिव चॉइस। जिस चैप्टर में से ऊपर वाला पार्ट होगा, नीचे वाला पार्ट भी उसी चैप्टर में से पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे सवाल पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्शन, इलेक्शन क्या होते हैं, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्शन सिस्टम। तो ये 6 नंबर का सवाल बनता है, 2 नंबर का उन्होंने इलेक्शन पूछा है और 4 नंबर का इलेक्शन सिस्टम के टाइप्स पूछे हैं। तो आप इलेक्शन के बारे में बताओ कि इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन का थोड़ा इंपॉर्टेंस बताओ, क्यों ज़रूरी होते हैं, और फिर उसके बाद इलेक्शन के टाइप्स बताओ, और लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखो। ये सारे मेथड लिखे हुए हैं जो आपने पढ़े हुए हैं और लिखे भी हैं आपने बड़ी बार। कंक्लूजन यहाँ पे मिसिंग है, और हाँ पॉइंट तो ठीक है, पॉइंट चलेंगे ठीक है, पर कंक्लूजन थोड़ा कम है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है,
जो ऊपर वाले पार्ट का नीचे वाला पार्ट है, यानी अल्टरनेटिव। डिस्कस द वेरियस प्रोविज़न टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो देश के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हैं उसके प्रोविज़न्स बताओ कैसे होते हैं। तो सीधा आंसर लिखा हुआ है और पॉइंट लिखे हुए हैं, ये गलती है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन मिसिंग है, जिसमें आप और कुछ नहीं, पहले ये तो बताओ कि इलेक्शन होते क्या हैं, और फिर भारत के इलेक्शन के बारे में भी बताओ कि भारत में किस प्रकार के इलेक्शन होते हैं, और फिर उसके बाद बताओ कि ये इलेक्शन करवाता कौन है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो करवाता है, ये पावर उसी के पास है। वो एक इंडिपेंडेंट एक डिपार्टमेंट रहता है जो इलेक्शन के टाइम पे ही सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। चुनाव निर्वाचन आयोग हिंदी में कहते हैं इसे, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। साफ सुथरे तरीके से इलेक्शन करवाने के लिए ज़रूरी है कि पहले तो वो इलेक्शन जो हैं वो इलेक्शन कमीशन करवाए। दूसरा, वोटर रजिस्ट्रेशन बड़ा ज़रूरी है। जो पुराने वोटर हैं, जो मर गए हैं, जिनको अब वोट नहीं डालने आएंगे, उनका उस लिस्ट से नाम बाहर निकालना चाहिए। और नए वोटर जो ऐड हुए हैं, जिनकी उम्र जो है वो 18 साल हुई है, तो वो वोटरों के नाम जो हैं वो ऐड करने चाहिए। तो वोटर का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। सीक्रेट बैलेट बॉक्स बड़ा ज़रूरी है, यानी कि जब वोट पड़े तो किसी को कानो कान पता ना चले कि किस बंदे ने किसको वोट दिया। पहले तो बैलेट बॉक्स सिस्टम होता था, लोग एक पेपर पे स्टैंप लगाते थे और अपनी जो मर्जी होती थी वो बंद करके उस पेपर में बैलेट बॉक्स में डाल देते थे। पता ही नहीं चलता था कि किसका वोट है, किसने दिया, किसको दिया। बस काउंटिंग के बाद पता चलता था कि इसको इतने वोट मिले। नहीं तो कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी, पावरफुल आदमी बोलेगा, अच्छा तूने मेरे को वोट नहीं दिया, ठीक है, तो तेरे को मैं पतली गली में देखता हूँ, है एनीवे। तो सीक्रेट बैलेट सिस्टम जो होता है, इसका मतलब होता है कि वोट पड़ रहा है, किसको पड़ रहा है, किसने डाला, इसका किसी को पता नहीं होता। तो आजकल और अच्छा सिस्टम आ गया है जिससे किसको पता ही नहीं चलता कि ये वोट किसका है, और वो क्या है, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो आप इस पॉइंट की जगह ईवीएम लिखो तो भी चलेगा, जहाँ पे आपको एक अलग रूम में भेज दिया जाएगा और आपको सिर्फ बटन प्रेस करना है। तो इतने बटन में आपने कौन सा प्रेस किया, किसको क्या पता। देन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ये भी बड़ा ज़रूरी है। वोटर जो हैं उन्हें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए अबाउट कैंडिडेट्स, पार्टीज़ एंड इलेक्शन प्रोसीजर, सबके बारे में पता होना चाहिए। ये भी इलेक्शन को और फेयर बना सकता है, और क्योंकि ये वोटर को चॉइसेस बनाने में मदद करेगा। तो अच्छे अच्छे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे ना, वो लाने में मतलब ये हेल्पफुल होगा। ये कैंपेन फाइनेंस रेगुलेशन, कितना पैसा खर्च होता है इलेक्शनों में, ये प्राइवेट लेवल पे कितना पैसा खर्च करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, ये पैसा कहाँ से आता है, इसकी पूरी एक जांच पड़ताल होनी चाहिए। कितना पैसा कोई खर्च कर रहा है, इसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ पैसा ही खर्च करके वोट थोड़ी ना लेने हैं। तो अगर देखो, मेरे पास अगर करोड़ों रुपया है तो मैं करोड़ उस समय बांटूंगा लोगों में, तो वोट खरीदूंगा। तो इस चीज़ की जांच पड़ताल होनी चाहिए ना, वोट खरीद के थोड़ी लेना है। हमें अच्छे प्रतिनिधि चाहिए, अच्छे रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो जनता की डिमांड्स को प्लेटफॉर्म पे प्रस्तुत करे। नेक्स्ट, ऑब्जर्व एंड मॉनिटरिंग। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ऑब्जर्वर जो हैं उन्हें लगातार मॉनिटर करते रहना चाहिए पूरे इलेक्शन प्रोसेस को, कि ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि बड़ी सारी जब नेशनल और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी वो नज़र बना के रखेंगी, तो फिर काम करने वाला जो है वो ईमानदारी से काम करेगा, जिससे क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहेगी। उसके बाद सिक्योरिटी मेजर भी होने चाहिए। इलेक्शन के समय पे कड़ी सिक्योरिटी में वोट डलने चाहिए, वोटों की गिनती कड़ी सिक्योरिटी में होनी चाहिए। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए, अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसे रिजॉल्व करने का कोई तरीका भी होना चाहिए।
पोस्ट इलेक्शन ऑडिट, जब इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद ऑडिट भी बड़ा ज़रूरी है कि क्या इलेक्शन जो हैं वो सही ढंग से हुए हैं या नहीं हुए हैं, इलेक्शनों के समय पे कितना पैसा खर्च किया है पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, कहीं वोटर्स जो हैं वो खरीद तो नहीं लिए गए, कहीं गुंडागर्दी तो नहीं हो गई, कहीं सिक्योरिटी में कोई कमी तो नहीं रह गई। तो हर एक चीज़ को ऑडिट करना इलेक्शन के बाद ये भी ज़रूरत है। तो ये सारे वो पॉइंट हैं जिनसे आपका सवाल बन जाएगा कि इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए क्या प्रोविज़न जो हैं वो होने चाहिए। पर यहाँ भी कंक्लूजन जो है मिसिंग है। देखो करना क्या है, थोड़ा थोड़ा जोड़ो, पॉइंट्स को लिख दो, पॉइंट के आगे कामा कामा डाल दो, पॉइंट्स लिख लो तो सवाल बन जाएगा। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन जो है, डिस्कस द वेरियस व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है, इन विच वेज इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल। भारत का संविधान आपको फेडरल कैसे नज़र आता है। तो ये एक किसी पहले पेपर में मैंने बताया है आपको। तो आप तो फेडरलिज्म लिखो पहले। अब यहाँ पे आप अलग से इंट्रोडक्शन नहीं बना सकते, है ना। तो फेडरलिज्म लिखो, फिर फेडरलिज्म के करैक्टरिस्टिक लिख दो जिससे आप यहाँ पे लेंथ दे पाओगे। जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बढ़ाया गया है। और फिर उसके बाद आपने बताना था कि कौन कौन से तरीके हैं जिनसे भारत का संविधान जो है वो फेडरल आपको दिखेगा। तो वो ये लिखे हैं, डिवीज़न ऑफ पावर है, ड्यूल गवर्नमेंट है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो बीच में आ जाएगा, फ्लेक्सिबल फेडरलिज्म है हमारा, रेजिड्यूल पावर है। तो ये सारे पॉइंट्स लिखो तो आपका दूसरे सवाल का आंसर जो है वो बन जाएगा। अब इसका और पार्ट पूछा है, हमारे देश में सभी स्टेटों को एक जितनी पावर्स नहीं दी गई हैं, एक जैसी ऑटोनॉमी नहीं दी गई है। कुछ स्टेटों को ना कुछ खास पावर भी दी गई हैं जिनमें J&K और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। तो आपको उनके ऊपर लिखना है, ये सवाल पूछा है। तो स्पेशल प्रोविज़न जो हैं वो कुछ स्टेटों के लिए दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर के लिए, और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेटों को भी दिए गए हैं। तो पहले जम्मू कश्मीर जब लिखोगे तो आप आर्टिकल 370 पाओगे। तो अब तो ये एब्रोगेट कर दिया गया है, तो एब्रोगेशन भी डालो इसमें, ठीक है, कि 2019 में इसको पार्लियामेंट से हटा दिया गया था और उसके बाद जम्मू कश्मीर को इंटीग्रल ऑर्गन बना दिया था, इंटीग्रल पार्ट बना दिया गया था। पहले क्या था, पार्ट ऑफ इंडिया, अब इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 370 मैंने पढ़ाया है, वो पूरा का पूरा यहाँ पे लिखो और एब्रोगेशन भी लिखो। फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का आपको नहीं पता होगा, मैं यहाँ से समझाता हूँ। 6th शेड्यूल है जो भारत के संविधान का, प्रोवाइड स्पेशल provisions for administration in certain tribal areas in the northeast including Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. These areas have इनको कुछ ना ज़्यादा इनको ऑटोनॉमी दी गई है, कुछ मतलब कि लॉ मेकिंग में भी दी गई है और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में भी दी गई है, क्योंकि यहाँ की समस्याएं कुछ ऐसी हैं, नॉर्मल समस्याएं नहीं है यहाँ की, तो वहाँ पे सरकारों के को ज़्यादा पावर दी गई है। इंटरलाइन परमिट, ILP इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ILP जो है ये भी एक स्पेशल प्रकार का परमिट होता है। परमिट का मतलब होता है एंटर करना, एंटर करने के लिए परमिशन। तो इन स्टेटों में एंटर करने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी फॉर एंट्री इनटू सर्टन एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नॉर्थ ईस्टर्न की कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें ILP चलता है, इंटरलाइन परमिट चलता है, यानी वहाँ पे अगर आपको जाना है तो पहले उन स्टेटों की परमिशन लेनी पड़ेगी। इनमें कौन कौन सी स्टेटें आती हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम। क्यों ये हैं, क्योंकि टू प्रोटेक्ट द इंडिजीनियस पॉपुलेशन, इंडिजीनियस पॉपुलेशन जो है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड देयर वेज ऑफ लाइफ फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंस, और जो बाहर के लोग हैं वो उनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस ना करें, उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे परमिशन लेके जाया जाए। नहीं तो आप बोलोगे सर हमारे पास तो फंडामेंटल राइट्स आर, राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत हम किसी भी जगह पे घूम फिर सकते हैं, आ जा सकते हैं,
तो यहाँ पे वो आपको अधिकार नहीं मिलेगा, इनको स्पेशल ये पावर दी गई है ILP के रूप में। फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, कुछ नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं सेफगार्ड एज स्पेशल कैटेगरी, उन्हें स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। एंटाइटलिंग देम टू रिसीव स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस, उन्हें कुछ बाकी स्टेटों के कंपैरिजन में ना कुछ खास प्रकार के फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी पैसे दिए जाते हैं, कुछ और बेनिफिट भी दिए जाते हैं जो दूसरी सभी स्टेटों को नहीं दिए जाते। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इन एरियाज में विकास हो सके। ये बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए एरियाज हैं, 5-5, 6-6 किलोमीटर के बाद आपको एक घर मिलेगा, ना यहाँ पे इतनी सोर्सेज हैं, ना यहाँ पे इतनी कनेक्टिविटी है, ना इतना कम्युनिकेशन है, ना इनके पास कोई इतने इंटरटेनमेंट है। तो ये लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, काम नहीं है इन लोगों के पास। तो इन एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन स्टेटों को कुछ खास बेनिफिट देती है फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में। तो ये प्रोविज़न जो है ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि भारत की जो सरकार है वो समझती है नीड्स को, किस जगह की, किस एरिया की क्या नीड है, और उसे एकोमोडेट करने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ के यूनिक सर्कमस्टांसेस हैं, यानी वहाँ की अपनी परिस्थितियों की वजह से जो भारत सरकार है वो उनको कुछ स्पेशल बेनिफिट देती है ताकि वहाँ की समस्याएं हल हों या फिर वहाँ पे विकास हो वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे भी कंक्लूजन मिसिंग है, लिखने की आदत ही नहीं है। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 21 लास्ट क्वेश्चन है ये। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, एक्सप्लेन इक्वालिटी, इक्वालिटी क्या होती है और इक्वालिटी की डायमेंशन। ये तो बड़ी बार सवाल आपने लिखा है। तो सबसे पहले आप इक्वालिटी के बारे में लिखो। यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि आप इक्वालिटी की डेफिनेशंस भी कोड करो, ठीक है, क्योंकि ऐसे आपको नंबर नहीं मिलने वाले, क्योंकि आप इसका इंट्रोडक्शन नहीं बना पाओगे। तो आप डेफिनेशन भी यहाँ पे काउंट करो, फिर उसका मीनिंग लिखो, और अगर आप फीचर्स बता सकते हो तो वो भी आप बीच में डाल दो। फिर उसके बाद वेरियस डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी यानी टाइप्स ऑफ इक्वालिटी जो है वो आप दे दो और उनको लिखो, ठीक है, डिस्कस करो। जैसे सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, लीगल इक्वालिटी, कल्चरल इक्वालिटी, एजुकेशनल इक्वालिटी, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ यही जो इसने लिखा है लिख के आ जाओगे तो 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि जितना पूछा है वो, और वो भी मटेरियल पूरा इतना नहीं है जिसको लॉन्ग में नंबर मिल सकें। और फिर इसका और पार्ट जो है कॉजेज़ ऑफ इनइक्वालिटी, तो कॉजेज़ ऑफ इनइक्वालिटी क्या है और कुछ सुजेशन बताने हैं। तो 3-3 नंबर का ये पार्ट बनता है। तो इनइक्वालिटी के क्या कारण हैं? तो पहले तो आप यहाँ पे इनइक्वालिटी के बारे में लिखो, इनइक्वालिटी क्या होती है, जैसे ये इनइक्वालिटी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद इनइक्वालिटी जो है वो उसके काजेज़ क्या हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला हिस्टोरिकल और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर हो सकते हैं, ये सब वो सवाल हैं जो आपने किए हुए हैं। फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, एजुकेशनल फैक्टर्स हो सकते हैं, ग्लोबल फैक्टर भी हो सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं इनइक्वालिटी के। तो अब इनको दूर कैसे करेंगे भाई? इन्हीं को उल्टा करोगे तो वो मतलब प्रॉब्लम्स को उल्टा करो तो समस्याओं का हल निकल जाता है। समस्याओं को उल्टा करो तो समस्याओं का हल। तो ये प्रॉब्लम है और ये इसकी समस्याओं को उल्टा करो। सुजेशन, जहाँ एजुकेशन नहीं है वहाँ एजुकेशन दो, जहाँ नौकरियाँ नहीं है और लोग अनइक्वल हो गए हैं वहाँ पे नौकरियाँ दो, एम्प्लॉयमेंट दो। जहाँ पे लोग जो हैं वो फिज़िकली उन्हें प्रॉब्लम है, माल न्यूट्रिशन है या फिर दवाइयाँ नहीं हैं, हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं है उनके पास, तो उन्हें अच्छी हेल्थ केयर दो, अच्छी डाइट दो, लीगल प्रोटेक्शन दो, कानूनी संरक्षण दो उनको, जिससे क्या होगा, जेंडर इनइक्वालिटी ख़त्म होगी, रिलीजियस इनइक्वालिटी ख़त्म होगी, कास्ट इनइक्वालिटी ख़त्म होगी, माइनॉरिटी इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाएगी। फिर सोशल प्रोग्राम चलाए जाएं तरह तरह के, और पब्लिक अवेयरनेस, ये सबसे ज़रूरी है, जनता को अवेयर करना ज़रूरी है। लोग अपने लेवल पे अगर उनको समझ में आएगी तो फिर वो उसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे।
तो एनीवे बेटा, तो ये आपका सारा पेपर था। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम 4th पेपर जो है हम उसे डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे टू ऑल। थैंक यू वेरी मच।